नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और हमारे साथ आज मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय मंत्री और सेवा नीति के बलबूते लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने वाले आलोक कुमार पांडे जी। नमस्कार आलोक जी। नमस्कार विवेक। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। कैसा चल रहा है राजनीति में आजकल का दौर? बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। बरसात भी अपने चरम पे है और क्षेत्र में हमारा काम भी अपनी दिशा में गति को प्राप्त कर रहा है। क्या स्थितियां लग रही हैं आपको? राजनीति की जो दशा दिशा बन रही है, आने वाले समय में जल्दी ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं और आप भी प्रयासरत हैं टिकट के लिए, तो क्या लग रहा है कि आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा और किसका होगा? आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और जो सेवा कर रहे हैं लोग, सामाजिक ताने बाने में सामाजिक समरसता की जो लोग भी अलग जगा रहे हैं और समाज के सभी वर्ग को लेके चल रहे हैं, जाति पात की व्यवस्था से ऊपर उठकर सबका विकास और सबके विश्वास की परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अंत्योदय की मूल भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो सब लोग का राजनीतिक भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छा और सुखद होने वाला है। समाजवादी पार्टी एक तरफ कह रही है, पीडीए की बात करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भाजपा उसको परिवारवाद की बात कहती है, लेकिन भाजपा में राजनीति को सेवा नीति कहा जाता है। तो क्या लग रहा है कि इन दोनों चीजों में क्या अंतर है ऐसा जो जनता की समझ में आना चाहिए, जनता को समझना चाहिए और भाजपा का समर्थन करना चाहिए? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का कॉन्सेप्ट है, आपने कहा पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जी। मेरे विचार से, जहां तक मेरी सोच कहती है, समाजवादी पार्टी का पीडीए का तात्पर्य है परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन। वहां पे ना तो पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है, वहां एक परिवार है। उस परिवार का उत्थान कैसे हो, उस परिवार के ज्यादातर लोग संवैधानिक व्यवस्था में कैसे प्राप्त हों, उस परिवार के लोग राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कैसे करें, इस परिकल्पना के साथ समाजवादी पार्टी काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का, समाज के निचले पायदान में रहने वाले लोगों की भावनाओं के अनुकूल काम कर रही है। उसका अंतर आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि जिसको वो कहते हैं पिछड़ा और दलित, उसका बहुतायत जो संख्या है, आबादी है, वो आज योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन पे भरोसा कर रहा है और उनके साथ वो सुखद अनुभूति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे कहीं से भी समाजवादी पार्टी 2027 में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ती नहीं दिख रही है। आजकल एआईएमआईएम कई मुद्दों को लेकर के मुखर होती हुई नजर आ रही है। जैसे अभी हाल ही में चर्चा हुई, मथुरा में कार सेवा का ऐलान हुआ, जिसके बाद एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश पूर्वी के अध्यक्ष इसरार भाई हैं, अपने प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने बयान जारी किया और उन्होंने ये भी कहा कि इसका विरोध करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। तो क्या लग रहा है आपको कि ये कार सेवा वाली स्थिति, आपको याद होगा जब एक बार 90, 91, 92 में कार सेवा की स्थिति आई थी, उस समय गोली चली, बहुत सारे कार सेवक शहीद भी हुए, बहुत सारी मौतें हुई, सरकार पे आरोप लगे, आक्षेप लगे, सारी चीजें हुई। तो क्या आज के समय में कार सेवा वाली स्थिति सर्वमान्य होगी, सफल होगी, या केवल राजनीतिक जंजाल समझा जाए इसको? नहीं, देखिए, जो धार्मिक भावनाएं होती हैं वो राजनीतिक जंजाल नहीं। जिन लोगों ने आह्वान किया है कार सेवा का, उनकी भावनाओं से जुड़ी हुई है। और जो दूसरे दल की आप जो बात कर रहे हैं, वो उन्माद की राजनीति करने के लिए हैदराबाद से लेकर पूरे देश में वो उनको बिल्कुल प्रमाणित हैं कि वो उन्माद की राजनीति करते हैं। लेकिन जो कार सेवा की बात हो रही है, वो उन्माद नहीं है, वो एक धार्मिक भावना है जो कि स्थापित है। कोर्ट में भी तथ्य चल रहे हैं। नहीं, चर्चा तो ये भी है कि एआईएमआईएम
बीजेपी की बी पार्टी। नहीं, कभी भी आप एक चीज ये मान के चलिए कि कोई भी राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल का ए भी नहीं होता है। सबकी अपनी विचारधारा होती है और अपनी विचारधारा के अनुकूल वो लोग काम करते हैं। एआईएम और भारतीय जनता पार्टी दोनों के सोच में, दोनों को कार्य करने की पद्धति में, दोनों के कार्यकर्ताओं के जीवन शैली में बिल्कुल भिन्न है। तो वो एक दो हमसे बहुत दूर तक नहीं है, वो तो ए बी का सवाल ही नहीं उठता है। उनका अपनी सोच है, उनका कार्य करने की अपनी पद्धति है, उनकी अपनी विचारधारा है। हमारी अपनी विचारधारा सर्व समाज को लेकर चलने की है, उनकी विचारधारा एक वर्ग विशेष को लेकर चलने की है। तो हमारा उनका कभी कोई मेल ही नहीं, तो ए बी का सवाल ही नहीं उठता है। हाल ही में अभी बंगाल में भाजपा को प्रचंड जीत मिली, जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की गई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद भाजपाई जीत का जश्न मना रहे थे। तुरंत बाद ही बिहार में भरत भूषण तिवारी इनकाउंटर को लेकर सियासत गर्मा गई। बिहार में भी राजग की ही सरकार, एनडीए की ही सरकार है। तो इसको लेकर के आप क्या लग रहा है कि भाजपा के साथ सवर्णों का या ब्राह्मणों का, इन सब मामलों को लेकर के क्या कितना असर पड़ेगा, कैसा रहेगा? देखिए, जहां तक बंगाल के विषय में आप बात करना चाह रहे हैं, बंगाल में अगर कोई लोग ये कहते हैं कि ये अप्रत्याशित जीत थी या किसी ने ये सोचा नहीं था, तो ये तथ्य गलत है। आपकी जानकारी और आपके संज्ञान में ला दूं कि बंगाल 3 सीट, फिर 70 सीट, उसके बाद यहां तक पहुंचा है। और बंगाल में इसके लिए हमारे लाखों कार्यकर्ता प्रताड़ित हुए हैं और संघर्ष किए हैं। और एक विशेष संख्या, वो संख्या मुझे अभी याद नहीं आ रही है, वो सैकड़ों में है वो संख्या, जो इस योजना और परियोजना को बनाते हुए और इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए अपने आप को शहीद कर दिए हैं। ऐसे झंझावातों में लड़ता हुआ बंगाल ने जब मैंडेट दिया, तो वो मैंडेट बहुत सोच समझकर और राष्ट्र के उत्थान के लिए और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए दिया। आप देखिए, बंगाल की वो व्यवस्था बन गई थी कि बंगाल भारतवर्ष का अभिन्न अंग है, इस पर बंगालियों को भी संशय होने लगा था। क्या आपको लगता है कि बंगाल के चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं ने भी भाजपा का समर्थन किया या नहीं? देखिए, जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जिनके अंदर भारत माता वास करती हैं, जिनकी भारतीयता की सोच है, जो भारत की संस्कृति, एकता, अखंडता की परिकल्पना करते हैं, वो समस्त हिंदुस्तानियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, उसमें मुसलमान भी शामिल है। सुशासन सबको अच्छा लगता है। अब कुछ बात हम लोग उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। नहीं, क्या लग रहा है कि आपका एक क्वेश्चन और रह गया है जी, बिहार में, आपने भरत तिवारी जी की भरत भूषण तिवारी का इनकाउंटर, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। लॉ एंड ऑर्डर की समझ किस तरीके से हुई और वहां के पुलिस प्रशासन ने किस तरीके का एक्ट किया, जितना हम लोगों ने मीडिया के मार्फत ही सब लोगों ने देखा, समझा। और उस पर जहां तक मुझे पता चला है कि वहां की सरकार ने एफआईआर भी करी है, जांच भी चल रही है और दोषियों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। शासन और प्रशासन के बीच की जो गैप थी वहां पे, मेरा ये अपना मानना है, ये व्यक्तिगत, सरकार का नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। जो सूचना तंत्र शासन को सूचनाएं दे रहा था, उसके प्रतिकूल काम हो गया वहां पर। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और उस पर हमारे एनडीए के नेता चिराग पासवान जी का बड़ा विस्तृत व्याख्यान आया है। और अब क्योंकि न्यायालय में है तो उस पर बोलना, और वो लेकिन एक भावनात्मक वो था कि एक कोई व्यक्ति किसी मुद्दे को लेके उठ रहा था, अपनी बात कह रहा था। अब वो बात कहते कहते वो प्रेरित हो गया क्रांतिकारियों से, और फिर वो, अब ये भी विषय है कि वो असलाह वैध था अवैध था, तमाम तरीकों के जांच का विषय है। लेकिन जो भी घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं, लेकिन और वो नहीं घटना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ मामले, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा को परेशान कर सकते हैं। जैसे एक यूजीसी का मामला हो गया, एक अभी सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता महोदय, सॉरी जज महोदय द्वारा काकरोच की बात को लेकर के काकरोच जनता पार्टी का भी जन्म हो गया। बिहार में ये घटना हो गई। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सवर्णों का कुछ रुझान भाजपा की तरफ से हटता हुआ नजर आ रहा है? क्या ऐसा कुछ है? मैं बता दूंगा। जहां तक आप ये 3 संदर्भ बता रहे हैं,
पहला संदर्भ आपने भरत जी का बताया जी। दूसरा संदर्भ आपने बताया कि यूजीसी जिस भी तरीके से आया उसके लिए जो जिम्मेदार लोग थे उन पर जांच भी हुई, उसमें सस्पेंड भी हुए। वो खुद एक ब्राह्मण थे जोशी जी, वो सस्पेंड भी हुए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। तो आज वो विषय है ही नहीं जो न्यायालय में विचाराधीन है, तो वो विषय आज की डेट में है ही नहीं। जब भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो सवर्ण समाज इतना मूर्ख नहीं है कि सांप चली गई और वो लेकिन पीटता रहेगा लाठी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन तो जारी है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक देखिए के साथ कांग्रेस जनता पार्टी के युवा जुटे हुए हैं नहीं, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ ही अन्य भी पार्टियां धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। तब क्या लग रहा है कि ये केवल राजनीतिक तूल देने का प्रयास है या जनता को भ्रमित करने का प्रयास है? 2014 से लेके 2026 तक विपक्ष के पास किसी भी तरीके का कोई भी आरोप लगाने के लिए मुद्दा है नहीं। जज साहब की पूरी व्याख्यान को लोगों ने नहीं समझा, ना उन्होंने जो कहा, और बाद में उस पर उन्होंने जो कहा उस पर खेद भी प्रकट कर दिया। भाई मैंने ये कहा था कि सिस्टम में इस तरीके से अगर चीजें होंगी तो ये कॉकरोच जैसी डेवलप होंगी, लेकिन उसको एक लाइन पकड़, क्योंकि देखिए विघटनकारी शक्तियां और भारतवर्ष को अस्थिर करने की शक्तियां लगातार काम कर रही हैं, और उस काम करने की व्यवस्था से ये व्यवस्थाएं भी निकल रही हैं। जंतर मंतर पे जिस तरीके की योजना बनी, अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति ने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया, उसका जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से हाईजेक करके एक राजनीतिक दल बना और किस तरीके के उसने भ्रष्टाचार रूपी दलदल में किस तरीके से फंसा, और उसके बाद वो लोगों का समर्थन किस तरीके का, उनको देश देख रहा है। और देश इसके साथ भारतवर्ष का नौजवान बिल्कुल अपने को इससे बहुत दूर करके रखा। एक जो अलगाववादी शक्तियां या इस तरीके की जो निगेटिविटी वाली शक्तियां होती हैं, उनसे जुड़े कुछ लोगों ने उसको पोषित करने का प्रयास किया। लेकिन धीरे 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 उनके अपने धरना स्थल से तमाम बयान आए जिसमें वो कह रहे थे कि भोजन करने वालों की संख्या ज्यादा है और विरोध करने में बैठने वालों की संख्या कम है। तो ऐसा नहीं है। और वहां भी वही नारे, जो शाहीन बाग में नारे लगते थे वही नारे वहां भी लगते हैं। तो इसी से वो पता लगता है भारतवर्ष का नौजवान उससे अपने आप को समावेशित नहीं करता। चलिए, देश की बात तो हो गई, कई सारे प्रांतों की बात हुई। अब हम आते हैं अपने उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में आजकल कई सारे मुद्दे हाइक पर चल रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है अयोध्या में चढ़ावा चोरी का प्रकरण, जिसको लेकर के सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर। आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें इसको कहां तक सरकार को दोषी करार दिया जा सकता है या विपक्ष केवल राजनीतिक तूल देने का प्रयास कर रहा है? देखिए, एक ट्वीट से शुरू हुई ये कहानी। 5 या 4 लोगों ने 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई। वो लोग चंदा गिनने वाली व्यवस्था में थे। हो सकता है कि जो व्यवस्थाएं वहां पर संचालित हो रही थी, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा घटना नहीं घटी है, घटना तो, क्योंकि FIR हुई है, SIT की जांच हुई है, उसमें आया है तो घटना तो हुई है। ये जो ट्रस्ट है उसके संचालन की व्यवस्थाओं की कुछ कमी हो सकती है, लेकिन किसी की भावनाएं भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी करने की नहीं थी। वो जैसे ही संज्ञान में आया वैसे ही SIT का गठन हुआ, SIT ने अपनी जांच की, लोगों पर FIR हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई और बरामदगी भी हुई। उसके बाद विपक्ष और तमाम ऐसे लोगों ने उस पर प्रोपोगंडा चलाना शुरू किया। किसी एक ने कहा कि हमने सोने की रामायण दी थी, वो गायब हो गई। किसी ने कहा कि हमने काक घुसुंडी दिया था, वो गायब हो गया। किसी ने कहा कि हमने इतनी सिल्ली दी थी, वो गायब हो गई। बाद में जब ट्रस्ट की बैठक हुई उसके एक दिन पहले उन्होंने मीडिया सबके बीच में वो सारे चीजों को प्रदर्शित किया और दिखाया कि सब कुछ है। सिर्फ जो पैसे चढ़ते थे और वो जहां गिने जाते थे वहां एक गैंग, और देखिए कालनेमियों की व्यवस्था आदिकाल से है, वो आज कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में हर जगह रहे हैं। तो ऐसे कालनेमी ये भी थे।
और उनको उन पर सरकार का कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस मंदिर में नहीं था। सरकार जो कर सकती थी, जब वहां से शिकायत मिली, एसआईटी का गठन हुआ, एफआईआर हुई, लोगों की गिरफ्तारी हुई, जांच और चल रही है। कालनेम से याद आया मुझको, कालनेम से मुझको याद आया कि एक शंकराचार्य हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जो संयोग से अपने प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के निवासी हैं। वो आजकल गोविष्ठ यात्रा चला रहे हैं, और उनकी यात्रा को लेकर के आपको क्या लगता है कि वो यात्रा किसी राजनीतिक दल से प्रेरित है, या वो सरकार के विरोध में चल रहे हैं, या माघ मेले के दौरान जो घटना हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया, या जो भी बात थी, आरोप सही था या गलत था, क्या था उसकी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन ये कि जो बटुकों की चुटिया पकड़कर पीटने मारने वाले मामले को लेकर के काफी बयानबाजी भी हुई, सरकार की तरफ से बयानबाजी हुई। तो क्या लग रहा है कि ये सब स्थितियां किस चीज को टारगेट की जा रही है? सरकार को टारगेट किया जा रहा है, 2027 के चुनाव को टारगेट किया जा रहा है, या क्या मसला है? देखिए, सर्वप्रथम तो जाहि तथ्य माने जाएं या तथ्य न माने जाएं, वो परम पूज्य शंकराचार्य जी की पीठ पे बैठे हुए हैं। वो कैसे बैठे हैं, क्या बैठे हैं, ये तो संत महात्माओं का विषय है, हमारे लिए तो आराध्य ही है, पूजनीय है। लेकिन जो गौ संरक्षण की बात वो उत्तर प्रदेश की सीमा में कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि गौ संरक्षित करने का सारा प्रयास उत्तर प्रदेश में ही हो। मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, हर सारे प्रदेशों में गाय को संवर्धन की बात हो रही है। वो प्रदेश जो गाय को बचाने के लिए खुद तत्पर है, गौ सेवा आयोग एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में है जो गौ संवर्धन पर, गौ से जितनी चीजें, उसकी गोबर मूत्र सबसे तमाम प्रोडक्ट बनाने वाले व्यक्ति के हाथ में है, श्याम जी के हाथ में है। और गौ को लेकर सरकार खुद बहुत संवेदनशील है। उनका जो विषय है वो हमेशा से राजनीतिक प्रेरित हमेशा रहा, और संत की जो मूल भावना होती है कि संत सज्जन होगा और संत पे क्रोध की व्यवस्था नहीं होगी, उससे वो अछूते हैं, और उनके अंदर वो हर गुण पाया जाता है जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व के गुण में पाया जाता है। मैं उनकी आलोचना विवेचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं, जब आपने ये प्रश्न किया कि क्या ये राजनीतिक प्रेरित है, तो मुझे ही नहीं, अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के सनातन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले, दशहरा मनाने वाले, दीपावली मनाने वाले, शंकर जी की पूजा करने वाले, राम जी की पूजा करने वाले, इन सब को लगता है कि वो राजनीतिक प्रेरित है। नहीं तो आप देखिए, जब राम जी के मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो पूरे देश उसके साथ खड़ा हो गया। इनके आंदोलन के साथ अपना ये गृह जनपद, ये प्रतापगढ़ के ही मूल निवासी, जैसा कि आपने बताया, हम लोग भी जानते हैं, यहाँ भी जब आए थे तो इनको यहाँ पे भी समर्थन नहीं मिला, और पूरे प्रदेश में इनको कहीं समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि राजनीतिक प्रेरित है। और अब तो आज का उनका एक व्यक्तित्व है जो कि और आगे बढ़ गए हैं। भारत माता की संकल्पना, भारत माता की अवधारणा हम सबके अंतर मन में इसलिए है कि हम लोग अपनी धरती को अपनी मां मानते हैं, और धरती का जो प्रारूप है, जो स्वरूप है, उसको हम एक चित्र में भारत माता के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, और ये कर रहे हैं। आज उनका ये कहना था कि ना किसी देवी से मिलता है, ना किसी देवता से मिलता है, ना किसी से मिलता है, धार्मिक एक तरीके से। तो अगर कोई व्यक्ति धरती माँ को, अपने देश को एक देवी देवता के स्वरूप में स्वीकार करता है, तो आपको उसमें क्यों संशय हो रहा है? तो मतलब लग रहा है कि वो शंकराचार्य जो पीठ है उसका दुरुपयोग करने का प्रयास, वो दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सनातन हिंदू व्यवस्था में आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो व्यवस्थाएं हैं, हम सब लोग उसको सिरोधाय करते हैं। चारों पीठ हमारी है, 13 अखाड़े हमारे हैं, लेकिन उन पर जो विवाद और जिस तरीके के आचरण की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, वही कारण है कि सनातन व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग, सनातनी लोग, अन्य अन्य दिशाओं में जाके अपने आप को संतुष्ट मान रहे हैं, और एक अकेले पूरी पीठ को छोड़ दिया जाए, आदरणीय स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी, शंकराचार्य जी के अतिरिक्त सब जगह तो घोर विवाद की स्थिति है।
असली कौन नकली कौन, इस पर स्थिति बहुत गड़बड़ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विवादों में घिरे हुए लोग खुद ही हाँ, दूसरे को स्वार्थ विवादित के करने का वशीभूत, प्रयास हाँ, स्वार्थ से वशीभूत विवादों में घिरे चलिए हुए अब हम हमें आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और भारतीय मानस इसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। चलिए अब हम आते हैं प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ में आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा यहाँ हुई, उसके बाद आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर गए, अपना कार्य क्षेत्र आपने दिल्ली में बनाया, सुप्रीम कोर्ट में बनाया। आपको क्या लगता है कि प्रतापगढ़ क्या है? प्रतापगढ़ मेरी माँ है, प्रतापगढ़ मेरी जन्मभूमि है, प्रतापगढ़ मेरी आत्मा है, और प्रतापगढ़ मेरे कर्तव्य और जन्मभूमि की अंतिम पायदान का वो मंजिल है जिसको प्राप्त करने के लिए अब जीवन का शेष जीवन का संघर्ष चलेगा। प्रतापगढ़ अपने आप में संपूर्ण जीवन है किसी भी व्यक्ति के लिए जो इस मिट्टी पे जन्म लेता है। राजनीतिक रूप से अगर समझा जाए तो प्रतापगढ़ क्या है? राजनीतिक रूप से तो अभी मैं कल ही किसी टीवी चैनल में, आपके एक सोशल मीडिया चैनल है, उसमें मैंने बोला, हम भावनात्मक रूप से बहुत अच्छे, आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत पिछड़े लोग हैं, पर मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्वीकार करता हूँ कि जब हम भावना के वशीभूत होके और जब हम किसी से नाराज होते हैं, कोई अपना ही क्यों ना नाराज हो, मतलब कोई अपना ही क्यों ना हो, जब हम उससे नाराज हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हम उसका अहित कर रहे हैं, उसका अहित करते करते हम अपना अहित कर जाते हैं। मतलब आपका तात्पर्य संगमलाल गुप्ता और डॉक्टर एसपी सिंह पटेल के चुनाव से लेकर के अपना है? नहीं, तो उसी से नहीं, सबसे जुड़ा हुआ है। मैं उसका उदाहरण देता हूं। अब अभी कुछ दिन पहले हमारे माननीय सांसद, जिनको प्रतापगढ़ की जनता ने, वो बहुत सुदूर से आए थे, किसी समय में वो हमारे विधान परिषद के सदस्य होते थे, तब उनको हम लोग जानते थे एसपी सिंह के नाम से। उसके बाद जब वो लोकसभा यहाँ लड़े, एसपी सिंह पटेल बने, तो जब वो हरदोई या उसके आगे कहीं से आए, जब सीतापुर से, तो हम सब लोगों ने उनको बड़े आत्मीय भाव से, अपने भाई से नाराज थे, अपने भतीजे से नाराज थे, अपने बेटे से नाराज थे, और उस नाराजगी में हमने एक बाहर से आए हुए व्यक्तित्व को, जिन्होंने यहाँ पे अपना निवास स्थान बनाया, वो संवैधानिक अधिकार है, कोई भी कहीं रह सकता है भारत में, कोई कहीं चुनाव लड़ सकता है, कोई कहीं रह सकता है, लेकिन जो मिट्टी की भावना होती है ना, जो चौरा के पूजने से जो भावना निकलती है, जिस मातृभूमि में आप पैदा हुए होते हो, वो कभी भी अलगाव और बंटवारे की दिशा में नहीं चलती। नहीं, ऐसा क्यों? मैं टोकना चाहूंगा बीच में। अगर ऐसा होता तो राजा भैया ने इनडायरेक्ट वे में समाजवादी पार्टी को समर्थन न दिया होता पिछले चुनाव में। मैंने आपसे क्या कहा कि राजा भैया यहाँ के स्थानीय हैं। देखिए, महाराज रघुराज प्रताप सिंह जी भी प्रतापगढ़ के ही हैं जी, तो भावनाएं और अंतर्मन तो उनका उसी तरीके से, मानस पटल सबका एक ही जैसा है। तो ऐसी स्थिति में स्थानीय नेता को तरजीह देने के बजाय एक बाहरी व्यक्ति भाई, को यही केवल राजनीतिक विरोध में, ये तो गलत है। नहीं, राजनीतिक विरोध में नहीं। मैंने क्या कहा, हम भावनात्मक रूप से इतने कमजोर हैं कि हम अपने और पराये में अंतर करने में हमको समय लगता है। अब आप जिन जिन भी बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, उन सब की भी भावनाओं मेरे भावनाओं के साथ ही मिल रही होंगी। जब इस तरीके के कथन माननीय सांसद, संवैधानिक व्यवस्था पे बैठे हुए व्यक्ति का इस तरीके का कथन आता है, संविधान में सांसद विधायक की जो व्यवस्था है, वो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, एक ही सांसद एक लोकसभा से बनेगा, एक ही विधायक एक विधानसभा से बनेगा, और वो सबका होगा, जिसने उसको वोट दिया है और जिसने वोट नहीं दिया है। उनकी मानसिकता आप देखिए, उनकी मानसिकता कितनी दूषित है, समाज को कितना बांटने वाली है, समाज के लिए कितनी घातक है। घातक शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं। प्रतापगढ़ के जन्म, अब उनके यहां किस तरीके का वातावरण है, भौगोलिक वातावरण क्या है, मैं क्योंकि नहीं गया हूं और मैं नहीं जानता हूं, लेकिन प्रतापगढ़ का मानस, प्रतापगढ़ की आबादी जो भी गांव में बसती है, वो इस तरीके की बसती है कि एक ही गांव में पंडित जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, पटेल जी भी हैं, यादव जी भी हैं, हरिजन बंधु भी हैं, पासवान बंधु भी हैं, पासी बंधु भी हैं, दर्जी बंधु भी हैं, नाई बंधु भी हैं, सब हैं। और प्रतापगढ़ में रहने वाले सभी लोग आज भी शादी ब्याह में सबकी उपयोगिता एक जैसी ही है।
क्योंकि ये मैक्सिमम लोग अभी वहां पे ईसाई मिशनरियों का प्रभाव इतना व्यापक नहीं हो गया है कि हमने अपनी सनातनी व्यवस्था को छोड़ दिया है। वहां पर आज भी लोग उस चीज को स्वीकार करते हैं। मैं उस मानस को स्वीकार करने वाला या उस मानस में पैदा हुआ हूं। मेरी मति वो है जहां पर मेरा नारा काटने वाली मेरी काकी जो दलित समाज से आती है और मेरी माँ, हमने उन दोनों को पूरे जीवन बराबर ही देखा है। जब हमारी शादी हुई तो अम्मा से पहले चाची के लिए साड़ी आती है। जब मेरा बच्चा होगा तो अम्मा से पहले चाची की दुहाई होगी। जब मेरी पत्नी आएगी तो अम्मा को पैर छुएगी, उनका भी पैर छुएगी। बात दूसरी, लोग पैर नहीं छुआते, एक दूसरे को निभा देते हैं, लेकिन परिकल्पनाएं इसी तरीके की हैं। और वो परिकल्पनाएं हमारे प्रतापगढ़ में आज भी व्याप्त हैं। वो किसी दूरगामी दूर से आए हुए सांसद के कथन मात्र से कि ब्राह्मणों और ठाकुरों के यहाँ काम हुआ है और दलित और पिछड़ों के यहाँ नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने कहा कि उनको अभी तक प्रतापगढ़ की भौगोलिक दशा दिशा का ज्ञान नहीं हुआ है। और मानस प्रतापगढ़ का भावनात्मक है, उसका लाभ उनको मिला और वो जीते। और मैं उनको आज आपके चैनल के द्वारा ओपन चैलेंज भी कर रहा हूं कि भाई साहब, आप इन्हीं भावनाओं के साथ 2029 में पुनः यहीं से चुनाव लड़िए। अब आपने घर भी बनवा लिया है, प्रतापगढ़ को आपने अपना लिया है, प्रतापगढ़ ने आपको अपना लिया है, तब छोड़ के मत जाइएगा। तो आपके हिसाब से सांसद शिवपाल सिंह पटेल, एसपी सिंह पटेल क्या है? देखिए, अभी तक तो मैं सोचता था कि वो बड़े अच्छे शिक्षाविदी हैं। अभी तक मैं सोचता था कि वो शिक्षा के जगत में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। और हो सकता है कि प्रतापगढ़ के जनमानस ने इन सब भावनाओं के साथ ही उनको चुना है। लेकिन उनका जो अभी 2-4-5 दिन के पहले के कथन के बाद मेरी सारी भावनाएं बदल गई हैं। और मेरे को लग रहा है कि वो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं और समाज में विघटनकारी व्यवस्थाओं को जन्म देने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए खैर, ठीक है। प्रतापगढ़ जनपद में 7 विधानसभाएं, 7 विधानसभाओं का अलग अलग स्वरूप अलग होगा ही। अलग अलग नेता हैं, अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। शायद मुझको लगता है कि पूरे भारतवर्ष की इकलौता जनपद होगा जहां के 7 विधानसभाओं में 7 की 7 अलग अलग रास्तों पर चलती। तो अब एक एक विधानसभा के बारे में जानना चाहूंगा आपसे। पहला, पट्टी। क्या लगता है आपको, पट्टी का राजनीतिक परिदृश्य क्या है? इतना बड़ा राजनेता नहीं हूं मैं कि मैं 7 विधानसभाओं की समीक्षा कर सकूं। और मैं जितना भी अध्ययन, देखिए संसाधन मेरे पास कम है। चलिए हम चुनाव के नजरिए से बात, चुनाव के नजरिए से आप रानीगंज के विषय में बात कीजिए, मैं सारी बात करने को तैयार हूं। अब 7 विधानसभा में मुझे क्या जानकारी होगी, 7 विधानसभा किस दिशा में चल रही हैं, 7 विधानसभा का मुझे तो वहां के जातीय समीकरण का भी नहीं पता है, भौगोलिक समीकरण का भी ज्यादातर नहीं पता है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए 1-2 चर्चित विधानसभा, जैसे मान लीजिए कुंडा की बात करते हैं, रामपुर की बात करते हैं, अब वो क्या लगता है कुंडा और रामपुर और कुंडा के विषय में बात करना बेईमानी होगी, क्योंकि वहां पे स्थापित लोग हैं और वो स्थापनाएं मेरे जन्म के आसपास से हुई हैं। मान लीजिए वो तो 93 में जब मैं हाई स्कूल या इंटर में था केपी कॉलेज में, तब 93 से स्थापना हुई कुंडा में, और एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ कुंडा में स्थापना हुई। उसी तरीके से रामपुर में तो मुझे लगता है मेरे जन्म के आस-पास से एक वो स्थापित हैं। तो अब जब इतने विराट व्यक्तित्व के विषय में मेरे जैसा बच्चा क्या बोलेगा और मैं क्या सोचूंगा उनके लिए। जितना मेरा उम्र नहीं उतना उनका राजनीतिक अनुभव है, तो उन लोगों के विषय में मैं क्या समीक्षा करूंगा। फिर भी राजा भैया को आप किस नजरिए से देखते हैं? एक अच्छे व्यक्तित्व के नेता हैं, प्रतापगढ़ नहीं अभी तो पूरे भारत में उनको लोग जानते हैं। और प्रमोद तिवारी जी, वो जादूगर हैं, और मैं तो सोचता हूँ उनके ऊपर कोई किताब बन जाए, हम लोग भी पढ़ पढ़ा के उससे कुछ सीखने को मिले कि इतना बड़ा समीकरण कैसे, आज तक उनसे कोई नाराजी नहीं होता उनकी विधानसभा में, ऐसा लोग बताते हैं। मैंने आते जाते महसूस किया है, भूषणनाथ में जब दर्शन करने जाता हूँ, लोगों से चर्चा करता हूँ तो कोई उनसे नाराजी नहीं होता है। तो ये सब अद्भुत कलाओं के लोग हैं और ईश्वर करे कि इन सबसे कुछ सीखने को कभी मिले, इनका सानिध्य कभी प्राप्त हो। चलिए बाबा, आपकी मूल विधानसभा में चलते हैं, रानीगंज। रानीगंज विधानसभा पिछले कई पंचवर्षीय चुनावों से अलग अलग तरीके से
उसका परिणाम देखने को मिला। तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे समझिए आप 2007 में अलग परिणाम, 2012 में अलग परिणाम, 2017 में अलग परिणाम, 2022 में अलग परिणाम। ऐसा क्यों है? रानीगंज क्यों सबसे विशेष है कि वहां पर कोई भी प्रत्याशी या कोई भी दल रिपीट क्यों नहीं हो रहा? मैं बताता हूँ। रानीगंज विधानसभा 80% ग्रामीण परिवेश की विधानसभा है। ग्रामीण अंचल के लोग हैं, सरल मानसिक भावनाएं, और हर उस व्यक्ति में वो आशा की तलाश करते हैं और बड़े पूर्ण विश्वास के साथ वो आगे बढ़ने की परिकल्पना और संकल्पना के साथ किसी के साथ करते हैं। हमारा दुर्भाग्य रहा, मैं राजनीतिक स्वरूप में मैं 90 के बाद से तो मैं जानता हूँ जी। क्योंकि मेरा गांव ग्राम गनईडी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय था, और क्योंकि उस समय बीरापुर विधानसभा होती थी और हम लोग आसपास के 2-4 गांव बड़े संपन्न और व्यवस्था में मजबूत थे, इस कारण से सारे नेताओं का आना जाना था। वहां पर कांग्रेस के समय में आदरणीय स्वर्गीय रामदेव दुबे जी, प्रभाकर जी, इन सबको तो हम लोग नहीं जानते हैं। मेरा जो जानकारी है और जो मेरा अध्ययन है और जिस पर मैं काम कर रहा हूं, वो आदरणीय स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण पांडे गुरु जी के उद्भव से हम लोग संघ की शाखा सराय गणेश स्कूल में लगाना शुरू ही किए थे कि चुनाव आया, और इस समय के जो बेलखरनाथ के कारवां हैं आदरणीय राजू जी, वो उस समय हम लोगों के शाखा प्रमुख होते थे, और ओम प्रकाश दुबे जी एनटीपीसी में इंजीनियर रहे, अभी रिटायर होके आए हैं। ये सब लोगों ने वो शाखाओं को, लक्ष्मी नारायण पांडे गुरु जी ने वहां भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और वो प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी का खाता उन्होंने बीरापुर विधानसभा में खोला। फिर परिस्थितियां बदली, 1.5 वर्ष में कल्याण सिंह जी की सरकार गई। कल्याण सिंह जी की सरकार जाने के बाद परिस्थितियां बदली और पट्टी से चुनाव जीते थे आदरणीय गुरु जी, जिनको हम लोग आदरणीय शिवाकांत ओझा जी, इनको पट्टी से शिफ्ट किया गया बीरापुर। किन परिस्थितियों में किया गया क्या, और लक्ष्मी नारायण पांडे जी वहां से चले गए। अब आदरणीय शिवाकांत ओझा जी भारतीय जनता पार्टी में रहे, मंत्री बने, उन्होंने काम भी किया क्योंकि बहुत पिछड़ा इलाका था, नदी नार खोर का इलाका आधे से ज्यादा, जिसने विकास की गति को कभी प्राप्त ही नहीं किया हो, जिसके लिए सड़क, नदी, नाला, पुल ही बहुत बड़ी संकल्पना हो, और किसी भी दिशा में वो सोचता ना हो। जितने भी गांव हैं उनमें से आधे से ज्यादा गांव में बिजली ना होना, ऐसा हमारा था। हम लोग खुद पुल नहीं जानते थे। हम खीरीवीर धाम का पुल, मैं बिल्कुल सही, अगर कोई कहे शिवाकांत ओझा जी के पीरियड में कैसे किन परिस्थितियों में बना, लेकिन बना। तमाम जामताली का पुल, ये पुल, खीरीवीर का पुल, दलीपपुर का पुल, सब बने, बहुत सड़कें बनी। तो हम लोग, हमारे लिए विकास की कल्पना यही हो गई और उसी संकल्पना में हम लोग जिताते गए। अब उस परिस्थितियों में भी बहुत रहा, बहुत से नेता हुए, शिवकांत ओझा जी हुए, वो शायद उस समय यहाँ नहीं रहते थे, अब तो घर वर रानीगंज में है उनका। उस समय लालगंज में, हम भी कई बार लालगंज गए, तो ये सब रहा। फिर राम शिरोमण जी आए, उन्होंने भी अपने समय बहुत अच्छा काम किया, और वो आप वही जो आपने कहा कि अलग अलग क्यों हुआ जी, तो मानस, जो वहां का मानस है उसके अनुकूल चीजें नहीं हो रही थी, लेकिन वो एडजस्ट कर रहा था। उन्होंने एडजस्ट किया, माननीय शिवकांत ओझा जी को अपनाया, उनके साथ चले, पूरा समाज उनको आज भी बहुत इज्जत देता है, और विकास की गति को भी प्राप्त किया विधानसभा ने। लेकिन उसको तलाश अपने की थी, कहीं ना कहीं। ठीक है, उनकी योग्यता के आधार पर, उनके व्यक्तित्व के आधार पर लोगों ने उनको स्वीकार कर लिया, अपना लिया, लेकिन कहीं ना कहीं तलाश अपनी थी। मतलब उनको बाहरी मानती रही जनता। हाँ, मतलब अंतर्मन से था जी, लेकिन स्वीकार उस तरह, वही भावनाएं निकली जब आदरणीय राम शिरोमण जी जीत गए बहुजन समाज पार्टी से। उन्होंने अच्छा काम किया, अच्छा काम करने के साथ साथ उनकी बड़ी तारीफ भी है उस समय की। अब उनके बाद क्या हुआ, लोगों ने फिर से परिकल्पना कर ली, भावनात्मक लोग हैं ना, उन्होंने कुछ चीजें उनकी बोली कि फिर आदरणीय शिवकांत ओझा जी की तरफ। लेकिन दल बदल चुके थे। अब वो दल बदल चुके थे, दल बदलने से राजनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं।
अब उस समय समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं, भाई हर विधानसभा में समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वर्ग है, अपना एक वोटर है। तो उस समय समाजवादी पार्टी का वोटर उनके साथ गया, प्लस कुछ लोग जो भावनात्मक रूप से ओझा जी के साथ थे, वो फिर से ओझा जी के साथ चले गए। ओझा जी फिर से सत्ता में आ गए। लेकिन सत्ता में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जब वो विधायक थे और जो सपा के साथ विधायक थे, उस तुलना में बहुत से लोग फिर छूट गए। जब जिस विचारधारा में आप जाते हैं, उस विचारधारा के अनुकूल काम करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि शिवाकांत ओझा का भाजपा के साथ कार्यकाल जनता को ज्यादा पसंद आया होगा या सपा के साथ का कार्यकाल? आदरणीय शिवाकांत ओझा जी एक बहुत विराट नाम है, बड़ा व्यक्तित्व है। उनका जो भारतीय जनता पार्टी के समय का व्यक्तित्व था और जो उनका काम करने का सलीका था, जो काम करने की पद्धति थी, जो उनका लोगों के साथ प्रेम व्यवहार था, वैसा समाजवादी पार्टी में लोगों ने महसूस नहीं किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम ही सब लोग, मैं, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, हम सब लोग उनके वोटर रहे। लेकिन जब वो समाजवादी पार्टी में गए तो हम लोग उनके वोटर नहीं रहे। तो ऐसे बहुत से परिवार छूटे होंगे, तो वो खोते चले गए। उसके बाद फिर ये स्थिति आई 17 की। 17 में आदरणीय धीरज जी ओझा एक आइकॉन, यूथ आइकॉन, एक परिवर्तन की बयार के रूप में आए। लोगों ने उनको ये स्वीकार कर लिया कि यही है हमारा भाग्य विधाता, रानीगंज को ये बदल के रख देगा। यही भावनाएं थी उस वक्त। हम लोग भी दिल्ली और मुंबई बैठ के ये परिकल्पना करते थे, जो मुंबई रहते थे, जो दिल्ली रहते थे, इसलिए सारे लोग उनके साथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ गए। बहुत से ऐसे नाम आदरणीय धीरज ओझा जी को पता भी नहीं होंगे, जिन्होंने उनको 2017 में विधायक बनाने के लिए अपने घर की पूंजी लगाई होगी। बहुत से लोगों ने अपनी बहुत कुछ लगा दिया होगा। लेकिन अब क्या हुआ उसके बाद, राजनीतिक परिवर्तन की बात थी या सामंजस्य नहीं बैठ पाया या जो भी परिस्थितियां रही, वो बहुत जल्दी उनसे विमुख हो गई जनता। और उस विमुख होने पे आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट के परसेंटेज में कमी नहीं आई, वोट बढ़े, लेकिन जो कार्यकर्ता और नेता के बीच की संवादहीनता थी, उस नाते से दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता उन्मादी हुए, हमारे कार्यकर्ता हतोत्साहित थे और उस उत्साह से नहीं लगे। उस कारण से वो परिणाम आ गया जिसको आप कह रहे हैं कि वहां हमेशा बदलता रहता है। अब वहां पे फिर से परिवर्तन की ये बयार है, वो मैं नहीं कहता मेरी वजह से है, और भी अच्छे अच्छे कैंडिडेट वहां पे टिकट मांग रहे हैं। उनमें से लोगों में ये भावना आ गई है अब कि पुराना कोई नहीं, जो एक होता है ना, पुराना कोई नहीं, नौ को अजमाइलिन, कोई नया। अब नए में मैं भी हो सकता हूं, नए में और भी 20 नाम टिकट मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उनमें से किसी भी कर सकती है। लेकिन जो जनता की भावनाएं हैं वो किसी नए प्रत्याशी को लेके ही है। पुराना कोई भी आएगा तो शायद जनता का परिणाम वही रहेगा जो पीछे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है रानीगंज का जो जातीय समीकरण वाला मामला, जो जातीय समीकरण की गणित है, वो क्या वास्तव में काम करती है या केवल मिथक है? देखिए, अगर वो वास्तव में काम करती होती तो पिछली बार एकमात्र ब्राह्मण कैंडिडेट था, बहुत वोट मिला उसको। लेकिन लोग ऐसा ही बताते हैं कि ब्राह्मण बूथों से भी वो हारा। तो भावनात्मक, देखिए कोई भी राजनीतिक उद्भव एक समुदाय से, एक जाति से नहीं हो सकता। रानीगंज को जितना मैंने इन 3.5 वर्षों में समझा है, रानीगंज में 2 बड़े समुदाय आपके साथ आए और 2 छोटे, 4 लोगों का समर्थन जिसके साथ होगा, 4 जातियां जिसके साथ वहां चलेंगी, वो कोई भी 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बिंद, पटेल एक साथ आएगा, वो कैंडिडेट जीतेगा। तो क्या ऐसा लग रहा है आपको, मतलब वहां पे मेरा कहना है कि ब्राह्मण, ओबीसी और दलित का समीकरण जब भी बनेगा तभी जीतेंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट ज्यादातर जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत दिशा में होगा उसके साथ जाएंगे, ऐसा रानीगंज का मानस है। रानीगंज में विकास, जाति या व्यक्तित्व, आने वाले 2027 के चुनाव में आपको क्या लग रहा है तीनों कि रानीगंज में क्या काम करेगा? विकास, जातिगत समीकरण या प्रत्याशी का व्यक्तित्व? प्रत्याशी का व्यक्तित्व, क्योंकि बहुत दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है।
तो रानीगंज की जनता इस तरीके से हो गई है। वो इस बार सिंबल नहीं देखेगी, इस बार वो ये देखेगी कि कौन सा व्यक्ति जो है हमारे अनुकूल होगा, कौन जिसके दरवाजे पे जाने पे मेरे मुंह पे पैर नहीं रखा जाएगा, ऐसे कैंडिडेटों की तलाश में वो भटक रही है। रानीगंज की जनता इस बार अपनी भावनात्मक व्यवस्थाओं को बहुत ही संभाल कर, मैं आपको बताता हूं, लोग विकास की परिकल्पना करने की बात करते हैं। आज मैं बकलाही में था और अब क्या हुआ होगा क्या नहीं वो परिस्थितियां मैं नहीं जानता। बकुलाही में 1000 परिवारों के बीच में एक स्कूल नहीं है। बकुलाही का स्कूल चौखड़ा में बना है जहां एक बच्चा पढ़ने नहीं जाता है। मतलब जहां आबादी है वहां स्कूल नहीं है, जहां आबादी नहीं है वहां स्कूल है जिसमें एक कोई विशेष व्यक्ति रहता था, अब वो रहता है जेड़ शेड़ इस अवस्था में। तो विकास की परिकल्पना इस तरीके से है। सर्वांगीण विकास की व्यवस्था नहीं है। विकास हुआ है क्यों? क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं था, तो जो कुछ हुआ वो विकास है। लेकिन जो सर्वांगीण विकास किसी समाज को, किसी व्यवस्था को अग्रसर करता है, उसको स्थापित करता है, एक नई पहचान देता है, उस तरीके की विकास की परिकल्पना अभी दूर है। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ उठाते हुए लोग बहुत हर्षित हैं। आज मैं एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता के पास था, मैं, उनकी उम्र लगभग 65-70 साल हो गई है। राजनीतिक कार्यकर्ता के स्वरूप में भी उन्होंने अपने आप को इतना छला और ठगा महसूस किया है कि घर बैठ गए हैं। आज जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने हमको अपने बहुत से दर्द बताए, तो मुझे महसूस हुआ कि इन सब से मिलने का जो मैंने योजना बनाई है कि मैं अपने जो जनसंघ के जमाने के कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में गुरु जी के जमाने में थे, आदरणीय शिवकांत ओझा जी के जमाने में थे, वो जो कार्यकर्ता घर बैठ गए हैं, मैं उनकी परिकल्पना में जीना चाहता हूं, क्योंकि वहीं से वो अनुभव निकलेगा जो कमियां रह गई हैं मेरे नेताओं द्वारा या मेरे परिवार से, मेरे भारतीय जनता पार्टी के परिवार से जो कमियां रह गई हैं। मैं उस परिवार का बच्चा होने के नाते और उस परिवार में मैं, क्योंकि मेरा दायित्व बनता है, मेरा सिर्फ अधिकार ही दायित्व नहीं, टिकट मांगना मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा कर्तव्य भी है कि परिवार से जो चीजें छूट गई हैं उनको संयोजित करना। तो मैं आज ये अपनी 2 दिन की योजना में मेरा सिर्फ यही था कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, जो छूट गए हैं, जो पद नहीं पाए या कहीं से रह गए या व्यवस्थाओं से विमुख हो गए, उन तक जाना, और वही प्रयास में मैं 2 दिन से लगा हूं और वो अनुभव मेरे जीवन में बहुत काम आने वाला है। आप पिछले 3.5 वर्षों से लगातार रानीगंज में सक्रिय, आपकी सक्रियता ही आपकी पहचान बन गई है। यहाँ तक कि दूर सुदूर के इलाकों तक, ग्रामीणों तक आलोक कुमार पांडे को जाना जाने लगा है। आपको क्या लगता है कि यदि आपको टिकट मिलता, आप चुनाव लड़ते हो, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, और स्वाभाविक सी बात है कि भाई भाजपा की लहर चल रही है तो जीत भी मिल सकती है। तो जीतने के बाद आपकी कुछ प्रथम वरीयताएं ऐसी क्या हैं जिनको आपने दिमाग में सोच रखा है कि मुझे रानीगंज के लिए ये करना होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो रानीगंज के कार्यकर्ता, रानीगंज के सामाजिक कार्यकर्ता, रानीगंज के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, मैं सभी राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता। किसी भी समाज में 2 तरीके के कार्यकर्ता होते हैं। एक तो जो राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करते हैं, एक वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं जो समाज की तमाम चीजों को उजागर करते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो जाति विशेष के हो सकते हैं, वो समाज विशेष के हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के हो सकते हैं, वो कहीं से भी हो सकते हैं। उन सब के अंदर एक भय व्याप्त हो गया है फर्जी मुकदमों का, उन सब के अंदर एक डर सा बैठ गया है, एक जो संवेदनशीलता है उनकी वो हीनता में बदलती जा रही है। वो अपने सम्मान को बचाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति बड़े लोगों से लड़ नहीं सकता है, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए अपने तमाम विचारधाराओं को घोट रहे हैं अपने अंदर अंदर। अगर मेरे को मौका मिलेगा तो मैं भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मान बरकरार रखूंगा। मैं कभी भी किसी कमरे में बैठ के, चाहे मेरा कार्यकर्ता हो, चाहे किसी अन्य राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, या कोई फरियादी हो, या जो मेरा आधारित देवता है, जो कार्यकर्ता मेरा देवता है, जो जनता मेरी देवता है, उसको मैं हमेशा कभी किसी कमरे में बैठ के उसके साथ नहीं लड़ूंगा।
मैं हमेशा खुले में सबसे मिलूंगा और सबसे मिलूंगा। मैं आपको विवेक जी का आज एक कार्यकर्ता का दर्द बताता हूँ। उन्होंने कहा कि भैया मैं यहाँ बूथ पे मार खाए, लाठी खाए, ठीक है, पुलिस केस बरस बदल, और जब नेता किए गए तो 3 घंटा हम खड़ा रहे नीचे और गर्मी बहुत रही, हमका ऊपर उन्हें हमका एक गिलास पानी। तो ये वाली कल्पना मेरे क्षेत्र में रहने वाला, रानीगंज मेरा परिवार है। मैंने जिस दिन पहले दिन आया था उस दिन से, और मैं जीवन पर्यंत यही मानूंगा कि रानीगंज विधानसभा में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी भी राजनीतिक दल का मानने वाला हो, किसी भी समुदाय को मानने वाला हो, किसी रीत को मानने वाला हो, वो मेरा परिवार है। और उसके लिए मैं सहज रहूंगा, सुलभ रहूंगा, और उसका और मेरा संबंध भाई का होगा, बंधु का होगा, भतीजे का होगा, बेटे का होगा। इस तरीके का ताना बाना मैं बनाने का प्रयास करूंगा, ये पहला। और जिस दिन ये सम्मान प्राप्त हो गया उसके बाद रानीगंज विधानसभा बड़े सपनों में नहीं जीता है। रानीगंज विधानसभा में छोटे छोटे लघु उद्योग और कृषि जनित उद्योगों की जब जिस दिन परिकल्पना हो जाएगी, मेरा रानीगंज सबसे मजबूत विधानसभाओं में एक होगा। सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला क्षेत्र वो है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में चलने वाला क्षेत्र वो है, सबसे ज्यादा मेहनत का क्षेत्र वो है। आज मैं बहुत से लोग, हो सकता है मैं ये नहीं कहता मैंने ही पकड़ लिया है, लेकिन बहुत से लोग जानते होंगे। आपको पता है दुर्गा पूजा, गणेश पूजा में सबसे ज्यादा मूर्तियां अगर भदोही के पास बनती हैं, उससे ज्यादा हमारे विधानसभा के छोटे से गांव कनेरा में बनती हैं। सबसे ज्यादा मूर्तियां वहां से निकल के जाती हैं पूरे समाज में, किसी को कोई उस पर सोच ही नहीं रहा। मैं उन तरीकों के काम, मैं सर्वांगीण व्यवस्था, और देखिए सड़क बनना, पुल बनना, नाली बनना, बराह बनना, ये हर विधायक निधि में व्यवस्थित परिकल्पनाएं हैं। ये जिनको जो लोग एहसान दिखाते हैं कि मैंने किया, मैंने फलाना कर दिया, मैंने फलाना कर दिया, वो एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था में वो होगा, उसको मैं रहूं, आर के वर्मा साहब रहे, कोई भी रहे, या XYZ कोई विधायक रहेगा, वो योजनाएं चलेंगी, वो काम होगा, राष्ट्रपति शासन होगा तब भी होगा, वो विधायक जी होंगे तब भी होगा। वो एक योजना है, एक व्यवस्था है। परिवर्तन वहां से शुरू होगा जहां पर ये निधियों के बाद भी विधायक की सोच होगी, सामाजिक ताने बाने को जोड़ के रखने की परिकल्पनाएं होंगी, जहां पर पांडे तारा में विजय सिंह की जो डेयरी है, उस डेयरी जैसी 10 डेयरियां बनाने की संकल्पना हो जाएगी। उन 10 डेयरियों को एक साथ जोड़ के उनके उत्पादन को बेचने की व्यवस्था हो जाएगी। वहां से विकास की गति शुरू होगी, जो अभी तक मेरे क्षेत्र में, मेरा दुर्भाग्य है कि नहीं। चलिए, आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। सवाल बहुत सारे हैं आपके लिए, अभी फिर आगे इस पर बात करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमको समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको पूरा विश्वास है कि निश्चित ही यदि आपको मौका मिला तो आप अपनी विधानसभा के लिए भरपूर वो कार्य करेंगे जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की होगी। आप अपनी परिकल्पनाओं के अनुसार उन कार्यों को साकार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।